नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार की निजी जानकारी है, लेकिन बीजेपी सांसद उन्हें संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वो बोले तो भूचाल आ जाएगा। बीजेपी ने जाहिर है आरोप को खारिज किया है और कहा है कि अगर उनके आरोपों में गंभीरता है तो वो संसद के बाहर भी बोल सकते हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि इतिहास में दरअसल पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता दल सदन का काम रोक रहा है। राहुल गांधी संसद में ही आखिर क्यों बोलना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर संसद ही संवाद का क्या सही प्लेटफॉर्म है या बाहर भी बोलना उतना ही उचित है? आखिर कौन सही कह रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? किस तरह से नियम कहते हैं और किस तरह का जो ट्रेडिशन जिसे कहा जाता है वो कहा जाएगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद मौजूद हैं, बीजेपी से राजेश शर्मा हैं, पवन वर्मा जल्द जुड़ जाएंगे, जेडीयू नेता, और साथ ही विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूँ शकील अहमद साहब, ये बताइए कि अब बहुत ज़्यादा वक्त तो बाकी नहीं है संसद में बोलने का। अगर संसद में नहीं बोल पाए राहुल गांधी तो क्या फिर भी बोलेंगे, कहीं ना कहीं बोलेंगे? देखिए, ये उनके विवेक पर है कि वो संसद के बाहर बोलना पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे पास साक्ष्य हैं प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के, जो मैं संसद चल रहा है और संसद सत्र में एक संसद सदस्य को वहां बोलना चाहिए। संसद में बोलने के अपने कुछ प्रिविलेज भी हैं, कुछ विशेषाधिकार भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से, और आरफा जी, मुझको लगता है कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही, बीजेपी के लोग ही सदन डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पहले बात हुई कि दफा मतलब नियम 56 में होगा, जो एडजॉर्नमेंट होता है, सरकार वो नहीं मानी। तब विपक्ष ने कहा कि दफा नियम 184 में हो, जिसमें वोटिंग होती है, वो नहीं माना। उसके बाद विपक्ष ने कहा कि अब किसी नियम में करा लीजिए, सिर्फ हम लोगों को बोलने दीजिए, वो नहीं हुआ। असल में एक बात गौर करने की है कि ठीक 9 अक्टूबर के आखिर में एक बात सामने आई, मीडिया में भी आई, तमाम जिम्मेदार मीडिया में आई, कि सहारा के यहाँ जब इनकम टैक्स का रेड हुआ और आदित्य बिरला के यहाँ जब इनकम टैक्स का रेड हुआ, उस दोनों में हुआ कि 2012-13 और 13-14 में गुजरात के मुख्यमंत्री को, यानी नरेंद्र मोदी जी को 55 करोड़ रुपया सहारा से और 25 करोड़ रुपया आदित्य बिरला के यहाँ से मिला। और उसी के बाद ये बात शुरू हुई कि ऐसी बात की जाए कि पूरा पार्लियामेंट ही, पूरा देश ही डिसरप्ट हो जाए, पार्लियामेंट के सेशन में उसकी चर्चा नहीं हो। उस पर लगातार ये हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन जो हैं उनको कहिए कि जूम करेंगे तो इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को 2000, कौन था गुजरात का मुख्यमंत्री 2012-13 में, ये इनकम टैक्स का पेपर है। ये उस मामले पर चर्चा करेंगे शकील साहब के यहाँ जो छापा पड़ा और जो आदित्य बिरला के यहाँ छापा पड़ा, उसमें ये इनकम टैक्स भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के इनकम टैक्स, अरुण जेटली जी के अधीन काम करने वाले विभाग का ये पेपर की चर्चा है कि वहां से लगभग गुजरात के मुख्यमंत्री को 55 करोड़ रुपया सहारा से और 25 करोड़ रुपया आदित्य बिरला से मिला। इसी को डाइवर्ट करने के लिए पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होगी, अगर बहस होगी तो जान के भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे, पार्टी के अमित शाह जी के इशारे पे, पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पे डिबेट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है शकील साहब, तो क्या जो आप बता रहे हैं वही आरोप है या अब और भी कुछ है राहुल गांधी के पास? क्योंकि बताया जा रहा है कि माफ कीजिएगा, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी लोगों को नर्वसनेस है, वो परेशान है कि अगर राहुल गांधी सबूत और गवाहों के साथ नहीं आ पाए, इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद, वो बीजेपी के नेता होने के अलावा देश के प्रधानमंत्री भी हैं, अगर उनके खिलाफ ये बात कहने के बाद अगर उसे सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए, उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, सबूत गवाह नहीं आ पाया, तो शायद बहुत शर्मिंदगी हो सकती है कांग्रेस पार्टी को। तो ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल न सिर्फ कि बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी इसको लेकर एक तरह की नर्वसनेस है। नहीं, राहुल जी के पास क्या है ये राहुल जी बताएंगे। ये बात तो मीडिया के इसमें है, और नरेंद्र मोदी जी ने इशू को डाइवर्ट करने के लिए, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया है। पूरे 1 महीने से विपक्ष मांग करता गया
ये नहीं मानते गए, विपक्ष दूसरी मांग करता है, वो भी नहीं माना। अब विपक्ष ने कहा कि बिना जिस नियम में आप चाहिए बहस करवा लीजिए, और तब सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग, आप देखिएगा फुटेज टीवी चैनलों का आप ही लोग दिखलाते हैं कि वेल के अंदर बीजेपी के लोग आज भी पार्लियामेंट डिसरप्ट कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से, और हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि जेपीसी से जांच हो, जेपीसी से उन मामलों को भी जांच हो, और मांग होगी सदन में कि प्रधानमंत्री पर, जो आज प्रधानमंत्री है उस समय के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय दल से जांच होनी चाहिए। उस मामले की भी, नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं, उसकी भी, और इन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं नरेंद्र मोदी जी पर, उस पर भी जांच हो जाए जेपीसी से। बिल्कुल। राजेश शर्मा जी, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। अगर वो संसद में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में संसद ही जो है वो सही जगह है बोलने की। क्यों आखिर बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं, और क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? पहली बार, वाकई ये जानकार भी कह रहे हैं, खुद विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि खुद सत्ता पक्ष, जो कि मेजॉरिटी जिसकी सरकार है, वो दरअसल रास्ता रोके हुए विपक्ष का। डर किस बात का है आपको? हमें डर किसी भी तरीके से नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये एक विडंबना की बात है कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोलते ही कब हैं। 2004 के लोकसभा में पहली बार आए, 2009 में दूसरी बार आए, 2014 में तीसरी बार आए। इस बार वो थोड़ा बहुत बोलने लगे, पर अगर वो डिबेट के अंदर में आज तक अगर पार्टिसिपेट करे हैं तो आज तक 11 बार वो डिबेट में पार्टिसिपेट करें। उनकी प्रेजेंस आज तक 55% है, जो कि किसी भी एक एवरेज को लो तो 82% है। तो वो ना पार्लियामेंट में होते हैं ना बोलते हैं, और उनको बोलने किसी ने नहीं मना किया। जब राज्यसभा में ये डिबेट चालू हुई तो आनंद शर्मा ने बोला है, और उसी राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने बोला है, वहीं पे मनमोहन सिंह जी ने बोला है, दूसरे सीताराम येचुरी ने बोला है, मायावती जी ने बोला है, रामगोपाल यादव जी ने बोला। सबने जब बोला है तो इनको बोलने से रोक कौन रहा था? और आज भी उनको बोलना चाहिए। हम ये ओपन चैलेंज करते हैं कि इतना बड़ा इल्जाम एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर आज तक कभी दाग नहीं लगा, अगर उन्होंने उठाया है तो उनको जरूर बोलना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट में बोले या बाहर बोले, उन्हें जरूर बोलना चाहिए। और इस चीज को कभी भी भारतीय जनता पार्टी लाइटली नहीं लेगी कि प्रधानमंत्री के ऊपर में ऐसे आरोप की और ऐसी संगीन बातें अगर कोई करने की कोशिश करे तो उस चीज को जरूर उनको लेकिन उठाना अभी चाहिए। जो है शकील साहब ने जो आरोप लगाए हैं, जो मीडिया में भी जिसकी खूब चर्चा हुई है, जो प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री रहते वक्त आए हैं, आप ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन मुख्यमंत्री रहते वक्त तो आरोप है। कोई भी आरोप नहीं है आज, कोई भी उनके ऊपर में। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कई आरोप लगाए तो वो सारे आरोप हरदम क्लियर हुए हैं। प्रधानमंत्री की ये खासियत है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट, यूपीए की गवर्नमेंट ने सारी एजेंसियों उसको झोंक दिया था। उसके बाद भी कभी प्रधानमंत्री पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। और दूसरी चीज में राजेश जी, तथ्यात्मक रूप से तो ये बात सही नहीं है। जब तक आरोप ना साबित हो जाए तब तक आरोप तो कम से कम रहेंगे। नहीं, आरोप आज तक तो जितनी भी चीजें हैं, अधिकतर चीजें क्लियर होकर के ही आई हैं, और ये चीज एक बड़ी क्लैरिटी है। ये अगर कोई भी चीज अगर कहते हैं तो वो डेफिनेटली क्लियर रहेंगे, इसके अंदर कोई बोलने की बात ही नहीं है। तो दूसरी मैं कह रहा हूँ कि ये जो सबसे बड़ी चीज है राहुल गांधी जी की, उनके अंदर क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उनको तुरंत बोलना चाहिए। अगर उनके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज है, उनको रुकना नहीं चाहिए, उनको पार्लियामेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको बाहर बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। जब सबको बोलने दिया गया, इस तरीके के बहाने और इस तरीके के झूठ बोलने का तरीका नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो शकील जी से मैं डिफर करता हूं, शकील जी ने कहा कि हम जब सबको बोलने दिए हैं, हमने बार बार वहां पे पार्लियामेंट, आज हमारे प्रधानमंत्री वहां पे 16 तारीख को जब हमारे यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो उस डिस्कशन में आप देखिए सबने बोला, विपक्ष के लोगों ने। पीयूष जी जब बोले उसके बाद में आपने अरुण जेटली जी को नहीं बोलने दिया। वो वित्त मंत्री हैं, वित्त के बारे में वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और आज ये प्रेरोगेटिव इस गवर्नमेंट का है कि वो किसको कहा चाहती है बुलवाना। आप ये कहोगे कि कभी प्रधानमंत्री बोलेंगे, फिर जिस दिन प्रधानमंत्री आते हैं उस दिन भी आप उनको नहीं बोलने देते। 24 तारीख को उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ में गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे हम बोलने देंगे। उसके बाद आपने डिस्टर्ब किया। 1 तारीख को उन्होंने ममता बनर्जी की फ्लाइट की डिले उठा ली। अनगनत चीजें इस तरीके से पार्लियामेंट किसी भी टाइम पे नहीं चला है इतने तरीके से। मैं आपको 2-3 वाक्य बताऊंगा। सुखराम जी का 1995 उस टाइम पे 74% पार्लियामेंट डिसरप्शन हुआ था, 41% जब एक और स्कैम हुआ था, 66% जब लालू जी का फॉर्डर स्कैम हुआ था। तो पर ये सब चीजों को पार करके
अब तो सत्ता पक्ष उग रहा है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। सत्ता पक्ष तो कुछ कह ही नहीं रहा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से पार्लियामेंट का डिसरप्शन इन लोगों ने जो किया है, देश की जनता वाकई में इनको माफ नहीं करेगी। देश के इसके अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में बिल्स चाहिए, वो पास होने चाहिए और देश के काम होने चाहिए। पवन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। पवन वर्मा, ये बताइए फिलहाल कि क्या आपका भी विश्वास है उसमें जो राहुल गांधी कह रहे हैं, या नर्वसनेस है? क्या वाकई विपक्ष के जितने भी दल हैं वो राहुल गांधी को एक तरह से अपना नेता मानने को तैयार हैं? क्या उनके कंधों पर सवार हो सकते हैं? देखिए, इसमें यह सवाल नहीं उठता है कि हम राहुल गांधी को अपना नेता माने। सवाल यह है कि विपक्ष के वो एक बड़े नेता हैं और उन्होंने एक आरोप लगाया है। बेहतर तो ये होता कि उनको मौका मिलता कि संसद में वो जो कहना चाहते हैं वो कहते। ये अभूतपूर्व है आरफा जी, ये अभूतपूर्व है कि सत्ता पक्ष के लोग ही संसद को न चलने दें। बल्कि जब विपक्ष में थी बीजेपी तो वो हमेशा दोहराती थी कि जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर जिम्मेवारी है कि संसद चले। आज हमने देखा खासतौर से राज्यसभा में कि सत्ता पक्ष ही खुद संसद को न चलने दे रही थी। तो इसलिए अगर राहुल गांधी जी के पास आरोप हैं, वो बेहतर होता कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो फ्लोर सदन के पटल से बोलते। अब उनको नहीं बोलने दिया, सत्ता पक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया, तो अब ये उनके ऊपर है कि वो किस मौके पर और कहां इन आरोप को सार्वजनिक करेंगे। मैं दो बात छोटी छोटी और कहना चाहता हूं। ये बड़ी दुखद बात है, ये वाकई दुखद बात है इस देश के लिए कि पार्लियामेंट नहीं चल पाता है। इसमें बीजेपी अगर हम सीख ना दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि असल किसी ने अगर कामयाबी इसमें हासिल की है पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने में तो वो बीजेपी ने, और ये आंकड़े खुद बताते हैं, इतिहास इसका साक्षी है। पर आज ये हालत है कि पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा दोष मैं समझता हूं ये था कि पहले ही दिन जब नोटबंदी पर बहस हुई तो प्रधानमंत्री को तो स्वयं ही अपने खुद की मर्जी से संसद में आना चाहिए था। ये निर्णय का ओनरशिप उन्होंने लिया है, इसकी सार्वजनिक घोषणा उन्होंने की थी, उनको संसद में होना चाहिए था। जब वो नहीं रहे तब सारी बहस वहां से बिगड़ी। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री रहें, जब वो आए तो मैं फिर अब भी कहना चाहता हूं कि जब लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली ने कहा कि वो भाग लेंगे, शिरकत करेंगे बहस में और बोलेंगे भी, तो विपक्ष को भी उस वक्त मैं समझता हूं कि बहस को आगे बढ़ने देना चाहिए था और पार्लियामेंट का गतिरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं ये मानता हूं जी। पर असल प्रॉब्लम तो तब से शुरू हुई जब प्रधानमंत्री स्वयं ही नहीं आए पहले दिन डिबेट में। और आज तो वो देखने को मिला जो आज तक मैं समझता हूं हमारे पार्लियामेंट्री इतिहास में तो देखा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने ही सदन को नहीं चलने दिया। ठीक है पवन जी। विनोद शर्मा जी बताइए, फिलहाल 2-3 महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी का इस बात का चयन करना कि वो संसद में ही बोलेंगे, क्या डिफेमेशन के किसी भी चार्ज से बचना चाहते हैं? क्योंकि जाहिर है एक प्रिविलेज होता है, हालांकि उसकी अपनी शर्तें भी हैं, उसके अपने नियम भी हैं। क्या ये महत्वपूर्ण बात है? दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या एक लोकतंत्र में संसद में ही बोलना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या संसद के बाहर बोलने से क्या गरिमा कम होगी, या क्यों ये ज़रूरी लाजमी है एक नेता के लिए या एक लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के लिए कि वो संसद में बोले? देखिए, बात है आरफा जी कि कुछ हेल्दी प्रेसिडेंट्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के जो आज के दिन तार तार किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 50 के दशक में मुद्रा स्कैम हुआ था, फिरोज़ गांधी उस पर बोले थे। टी कृष्णमाचारी का रेजिग्नेशन हुआ था, उसके बाद सदन में बोले थे। जब सदन का सत्र जारी है तब किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सदन के पटल पर वो दस्तावेज रखने चाहिए और सदन में ये बात कहनी चाहिए जो कहना चाहते हैं वो। इसलिए कि पब्लिक मीटिंग में जब आप बोलते हैं वो इस देश की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में नहीं जाता। जो आप पार्लियामेंट में बोलते हैं वो इस देश की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में जाता है और आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाती हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिलता है। और अगर राहुल गांधी के पास कुछ पुख्ता सबूत हैं और उन्होंने व्यक्तिगत आरोप जो प्रधानमंत्री पर लगाए हैं
तो ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार होगा, विपक्ष की गरिमा के अनुसार होगा और संसद की गरिमा के अनुसार होगा, अगर संसद सत्र में है कि वो संसद में खड़े होकर ये सब कहें। देखिए, पब्लिक मीटिंग्स में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बॉफर्स पे डिबेट हुई हमारे पार्लियामेंट में, 2G पे डिबेट हुई हमारे पार्लियामेंट में, और 2G पे जब डिबेट हुई तो उस वक्त बीजेपी का ये कंडीशन था कि प्रधानमंत्री उसमें वहाँ बैठे, मनमोहन सिंह, और वो बैठे अंततोगत्वा आकर। तो मेरा ये मानना है कि अगर सॉवरेन जो हम और आप हैं, हम इन लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बिठाते हैं ताकि ये अपना काम सुचारू रूप से करें। हर चीज़ पे रेफरेंडम नहीं हो सकता है इस देश में, इसीलिए संसद है जहाँ पर फैसले लिए जाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा फैसला डिमोनेटाइजेशन का, मैं उस पे वैल्यू जजमेंट में नहीं बैठूंगा, उसका तो इतिहास तय करेगा कि वो सही था या गलत। लेकिन ये जो फैसला था ये संसद की बैठक के नोटिफिकेशन के बाद हुआ, बाद बताया गया। तो ये मैं समझता हूँ अनाउंसमेंट भी सदन के पटल पे सदन में होनी चाहिए थी, ताकि और विस्तार से प्रधानमंत्री हमको बताते कि क्या कारण थे जिसके चलते ये सब हुआ। अब प्रधानमंत्री का कोई भी व्यक्तित्व हमारे सदन की मेमोरी में नहीं है डिमोनेटाइजेशन पे आज तक, और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, उदास होने वाली बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जो पार्लियामेंट की अपनी जो रिकॉर्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारी पार्लियामेंट है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जी, लेकिन इस देश में जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है वो पार्लियामेंट है, क्योंकि वो हर 5 बरस के बाद हम लोग चुनते हैं, और जो लोग काम नहीं करते उनको कान पकड़ के निकाल देते हैं, और जो लोग अच्छे लगते हैं हमको, उनको हम बिठा देते हैं। 2014 में कांग्रेस को कान पकड़कर बाहर बिठा दिया गया, बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री को संपूर्ण बहुमत से इस देश के नागरिक ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बिठाया। प्रधानमंत्री ने जब पहली बार पार्लियामेंट में आए थे तो अपना मस्तक उसकी दहलीज पे टेका था, और मैं चाहता हूं कि उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए रूलिंग पार्टी को, क्योंकि पार्लियामेंट को चलाने में सबका योगदान जरूरी है। पार्लियामेंट को चलाने में विपक्ष का योगदान चाहिए, रूलिंग पार्टी का चाहिए, स्पीकर का, चेयर का चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादा ओनस, बड़ा ओनस, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी पे होती है, क्योंकि उसका जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, जिसका सीधा सीधा संबंध जनता के साथ है, अगर वो सफर कर रहा है तो फिर जिस बिना पे चुना गया है सरकार को या विपक्ष को, वो मैं समझता हूँ उस कसौटी पे खरे नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, शकील साहब ये बताइए, बार बार आरोप ये भी लग रहा है, पहली बात तो ये है कि नर्वसनेस है ही जरूर कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इतना बड़ा आरोप लगाया, खुद उन्होंने अपने को एक तरह से दांव पर लगाया। कुछ लोग इसे यहाँ तक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जुआ है कि अगर वाकई इतने बड़े सबूत उनके सामने नहीं आए कि देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, तो काफ़ी हद तक जो विश्वसनीयता है उस पर तो धब्बा लगेगा ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक तरह से ये भी बहुत एक तरह से कहा जाए कि बैलेंस करके या नाप तोल कर जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि संसद में ही बोला जाए ताकि किसी डिफेमेटरी जो है चार्ज से बचा जा सके नियमों के अनुसार? क्या लगता है आपको ये बात है जरूर कांग्रेस पार्टी के जहन में? नहीं, देखिए, जो पब्लिक मीटिंग में, मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि जो पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा जाता है उसका कोई बहुत ही रिलेवेंसी मीडिया में हो सकता है, कानूनी तौर पे नहीं है। बीजेपी और मोदी जी इसलिए डर रहे हैं कि राहुल जी जब हाउस में बोलेंगे तो वो कुछ पेपर रखेंगे जिसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है उस सदस्य को, और वो रिकॉर्ड में रहता है। अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी एक जिम्मेदार नेता है, ये तीसरी बार लोकसभा के सदस्य बने हैं, और मैं बीजेपी के मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि जितने लोगों का उन्होंने नाम किया कि मनमोहन सिंह जी बोले और आनंद शर्मा जी बोले और फला बोले, ये सारे लोग राज्यसभा के मेंबर्स का उन्होंने नाम लिया है, और राज्यसभा के मेंबर्स ने प्रधानमंत्री जी ने आने में कानाकानी की। प्राइम टाइम पर देखिए आरफा जी, प्राइम टाइम पर आप 8 बजे अनाउंस करते हैं खुद से, और जब पार्लियामेंट के मेंबरों के सामने जवाब देना होता है तो आप इसलिए नहीं जाते हैं कि उनके पास माइक है और आपके पास भी माइक है। अगर आप अनाप शनाप बोलेंगे तो मेंबर सवाल पूछेंगे आपसे। आप कंसर्ट में बोलते हैं
आप जनसभा में बोलते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट जिसमें आपने माथा टेका था पार्लियामेंट में जाने के समय में, उसमें आप नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जवाब देने से डरते हैं। क्रेडिट अगर होता तो वो सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी अकेले लेते। आज लोगों को परेशानी हो रही है, 125 के आसपास लोग लाइनों में मर गए, और आपको किसने फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का अधिकार दिया कि जो पैसा हमने अपनी मेहनत से बैंकों में जमा करके रखा है अपने बुढ़ापे के या बीमारी के इलाज के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने और परिवार के लोगों के लिए, इसको रोकने का क्या अधिकार है? और ये इनके पूर्वज ऐसे थे, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल पूर्वज, ये तो उस समय नहीं थे, जिन्होंने बैंक के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। आज बैंक को निजी संपत्ति समझ के सरकार की तरफ से ऑर्डर दे रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स को दे रहे हैं आरबीआई को, जिसको ऑटोनमस माना जाता है, उसके भी गवर्नर का जो पद है उसको एक तरह से डिवैल्यूट किया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने। आरबीआई की सरकार कंसल्टेशन में आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका गवर्नर होता है, वो ऑटोनोमस संस्था मानी जाती है, मगर उसकी भी प्रतिष्ठा इन्होंने धूल में मिलाई है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ राजेश शर्मा जी से। और एक जो मैं सवाल भी पूछना चाहती हूँ आपसे, उनकी बात खत्म हो जाए जी, नहीं हो पार्लियामेंट में, इसके लिए उन्होंने ठीक है। राजेश शर्मा जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये बात शुरू से इस तरह का आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि न सिर्फ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बल्कि जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं उनका भी बीजेपी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखती है। पिछले 2.5 साल की सत्ता में ये लगातार जानकार इस बात को कह रहे हैं, विपक्ष भी इस बात का आरोप लगाता है। प्रधानमंत्री संसद चल रही होती है लेकिन संसद के बाहर बोलते हैं, संसद के अंदर नहीं बोलते। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि उनको संसद के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा है। विनोद शर्मा भी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने अभी ये कही है कि जो एक देश की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है दरअसल उसमें दर्ज होना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बात, एक ऐसी चीज डिमोनेटाइजेशन का भी उन्होंने जिक्र किया है कि देश के इतिहास में जाहिर है कभी ऐसा नहीं हुआ, उसके बावजूद वहां नहीं बोले। अभी भी आप राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार जो है इस सेशन में संबोधित नहीं किया देश को, ऐसा क्यों है? ऐसा सबसे पहले तो इसके लिए जिम्मेवार विपक्ष है। अभी शकील जी कह रहे थे, पता नहीं किस तरीके से कह सकते हैं, जब गुलाम नबी आज़ाद जी वहाँ खड़े होकर के कहते हैं कि आज हम चाहते हैं कि क्वेश्चन सेशन ना रहे और उसकी जगह हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बोले। तुरंत 1 मिनट के बाद ही वित्त मंत्री जी ने खड़ा होकर के कहा कि कोई इफ एंड बट नहीं, तुरंत हम चाहते हैं कि डिस्कशन शुरू हो और प्रधानमंत्री बोलेंगे। और उसके बाद भी आप हाउस को डिस्टर्ब करते हो। आप उसके बाद में 1 तारीख को बोलने आते हैं, तब आप ममता बनर्जी का इशू उठाते हो। आप कोई भी इशू को उठा करके इस तरीके से करते हो। 80 दिन के लिए ये संसद चलती है और उसमें आप इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करके वहां पे सिर्फ बदमाशी करने का एक तरीका, और सिर्फ मैं आपको कहता हूं ये सारी चीजें जंतर मंतर पे करनी चाहिए। जो चीज पार्लियामेंट तो अच्छा होगा, ये राज्यसभा में नहीं करनी चाहिए। वो चीज आप कहीं ना कहीं, आप अगर धरने प्रदर्शन करने तो आप जंतर मंतर पे करिए। दूसरी चीज मैं एक चीज और आपको कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री इसके लिए पूरी तरह तैयार थे और कोई भी ढांचे को, डेमोक्रेटिक ढांचे को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी चाहा ही नहीं। उसके हिसाब से सारे काम को करने की कोशिश करें। और डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इस देश में रहा है। नहीं तो इस पे आम राय क्यों नहीं बनाई गई? क्यों नहीं संसद में इस बात पे चर्चा हुई, फिर ये फैसला लिया जा सके? इस पे आम राय तो बनी नहीं सकती थी। ये सबको पता है कि ये एक सीक्रेट लेने का फैसला है जिसको अगर बता दिया जाता, लेकिन अनाउंसमेंट इसका संसद में हो सकता था, संसद में घोषणा हो सकती थी। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि इसके लिए तैयारी नहीं की गई, मैं सबसे बड़ी चीज कहता हूं, इसके लिए इन लोगों को ये परेशानी है, इनको तैयारी नहीं करने दी गई। ये एक सबसे बड़ी, इनको नेताओं को, जो करप्ट नेता है उन लोगों को इस चीज की परेशानी है। इस देश में जो करप्ट नेता है वो 60 साल में नहीं बदले तो इस देश में नोट बदलना। लेकिन राजेश शर्मा जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि क्या वाकई संसद ही सही जगह है एक लोकतंत्र में नेताओं के बोलने की, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, बोलना संसद में चाहिए? क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? 100% सहमत हूं। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि जिस दिन मैं 2-2 बार जाकर के कोशिश किया राज्यसभा में बोलने की, मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये चीज उन्होंने खुद जाहिर करी और उनको पब्लिक मीटिंग में ये बोलना पड़ गया क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया गया। वहां पे जब वो गए हैं उसके बाद उनको नहीं बोलने दिया जाना। पवन वर्मा जी, लास्ट कमेंट। अगर मैं कुछ कह सकता हूं, पहली बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री संसद में बोलना चाहते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। वो सुओ मोटू उनको एक वक्तव्य देना चाहिए था संसद के पटल पर कि मैंने ये निर्णय लिया है और इसके कारण ये है। वो नहीं बोले, वो आए, कभी नहीं आए, कभी आए,
और मैं समझता हूं ये हर लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। इसके लिए कोई नियम नहीं है संसद का, पर ये एक बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है कि आना चाहिए। आज बीजेपी के शीर्ष नेता अडवाणी साहब ने जो दुख प्रकट किया सार्वजनिक रूप से, और उन्होंने सरकार को फटकारा इसके लिए कि आप पार्लियामेंट को कैसे नहीं चल रहे, सत्ता पक्ष के लोग संसद को चलने से रोक रहे हैं, ये आज अडवाणी साहब ने कहा है। जी, तो साफ तौर मेरा पर कहीं ये ना कहीं मानना है कि इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो वो बोल सकते थे, उनको बोलना चाहिए था, और बीजेपी और प्रधानमंत्री का न बोलना उस पटल पर, और आज जो हुआ है वो तो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सभी मेहमान कम से कम हर बात पर अगर सहमत नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस बात पर ज़रूर सहमत है कि शायद संसद ही जो है वो सही जगह है बोलने की, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। और राहुल गांधी का ये फैसला कि वो संसद में बोलना चाहते हैं कई मायनों में सही ठहराया जा सकता है, उन्हें ये मौका भी मिलना चाहिए। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।